वेलकम मयंक भाई, बहुत दिनों के बाद में आज मौका मिला आपको साथ में पाने का। थैंक्स फॉर कमिंग। Abhijit, one of the best thing which I like about your podcast is the kind of energy you present, and you motivate your other person who's sitting in front of you to speak from the heart. So honest answer is that today I am not going to see any paper. जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा। थैंक्स भाई, थैंक्स। है ना, उसमें कोई भी ऐसी हिडन वाली चीज नहीं रहेगी। जो किया वो बताना। सही है है ना? मयंक भाई, मुझे ये जानना है, ये करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? पूना में आना किस तरह से, यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ सब? हाँ, क्या हुआ, मैंने बीकॉम किया इंदौर में। इंदौर में पढ़ने के बाद लोगों को क्या लगता है कहाँ जाएं? अब 20 साल पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। पूना था, दिल्ली था, बैंगलोर था। तो पूना में यहाँ पे पहली बार आया, और वहाँ पे ना उस टाइम पे इंदौर में बड़ी गर्मी पड़ती थी। मई में यहाँ पे आया, मैंने देखा यार यहाँ का वेदर बहुत बढ़िया है। और पुणे यूनिवर्सिटी पहुँच गया। पुणे यूनिवर्सिटी में तो और ठंडक लगी। और शिमला हाउस के वहाँ पे ना टेम्परेचर लिखा था 22 डिग्री। मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला बॉस अपन सही जगह हैं, तू आ जा। बोले मैं कल सुबह की बस से आता हूँ, तो तूने फॉर्म भर दिया? कि मैंने बोला हाँ मैंने फॉर्म भर दिया। तो MBA में एडमिशन हुआ और यहाँ पे MBA किया। उसके बाद फिर जॉब की तलाश, हर एक को जैसे तलाश रहती है, काम की तलाश। तो मेरी भी काम की तलाश चालू हुई। रिज़ल्ट आया, उसके 2-3 महीने तक तो क्या था कि मैं वही ऑटोमोबाइल में जाओ, बैंकिंग में जाओ, इंश्योरेंस में जाओ, या फिर आप मीडिया में चले जाओ। तो मैंने सारी जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, पर कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे डेली जाता था। पाषाण पंचवटी में रहता था, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते मैंने देखा यार वहाँ पे है ना कुमार ग्रुप के ये ट्री प्लांटेशन लगे हुए थे। अच्छा। मैंने यार कुमार तो बड़ी कंपनी है। और रियल एस्टेट में, अच्छा रियल एस्टेट मेरी कभी फोर्टे रहा ही नहीं। मैंने शायद रेज्यूमे भी कभी रियल एस्टेट में नहीं डाला। पता ही नहीं था कि रियल एस्टेट में भी जॉब होती है। क्योंकि भाई दिमाग में तो वही भरा जाता है, ऑटोमोबाइल जाओ, बैंकिंग जाओ, इंश्योरेंस जाओ, या गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो फिर मैंने इंटरव्यू देने गया, मैंने रेज्यूमे सबमिट किया, और विद इन 2 आवर्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कुमार मैनेजमेंट। क्या बात है। फॉर्चुनेटली, अरे यार 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, कहीं हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा यार चलो अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं उनका ऑफिस भी देखने गया था, वेल डिज़ाइन, झुका हुआ। तो पहले ही घबराहट हुई कि यार झुका हुआ ऑफिस है तो जाए कैसे। फिर रिज्यूमे सबमिट करने के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू प्रमोटर्स ऑफ कुमार। दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी एंड आस्क्ड मी टू ज्वाइन मयंक, ज्वाइन करो। 2-3 मिनट का इंटरव्यू था। और वैसे भी यार फ्रेशर निकले हो, आप कोई बुद्धिजीवी टाइप के तो हो गए नहीं, वो उनको भी पता है। बेसिक चीज़ें पूछी जो अपने को आती थी, जो अपन ने बता दी, हो गया। वहाँ पे फिर मैं साइट सेल्स में आया। साइट सेल्स में आता था ना, तो मुझे है ना खाली बैठना ठीक नहीं लगता था। क्योंकि क्या होता है साइट सेल्स में ना, सैटरडे संडे ही कस्टमर आते थे, और ट्यूसडे हमारी छुट्टी होती थी। तो जब दुनिया ऑफिस जा रही होती थी तब हमारी छुट्टी है, और जब दुनिया की छुट्टी है तब हमारी साइट सेल्स है। सही बात है। नहीं यार, ये अजीब चीज़ है। तो फिर मैंने अपने रिपोर्टिंग बॉस को बोला, मैंने बोला सर ऐसे मुझे खाली मत बैठा लो, मतलब मैंने MBA किया, कुछ तो मेरा इज्जत रखो थोड़ी। तो बोले तुझे क्या करना है? मैं सर यहाँ पे है ना मगरपट्टा करके एक जगह है, वहाँ पे नई नई कंपनी आ रही है, तो अपन है ना कुछ करते हैं। और उधर शाहपुर जी पालन जी का इन्फोसिटी आ रहा है, तो वहाँ पे कंपनी से प्रमोट करते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट है। बोले यार इट्स अ गुड आइडिया, मैंने भी नहीं सोचा। तो मैंने आप प्रमोटर से बात कीजिए, क्योंकि साइड सेल से बैठ के क्या करूँगा, बाकी दिन तो अपन जा सकते हैं ना। तो फिर हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे छोटे छोटे स्टॉल लगा करके, अलग अलग कंपनियाँ थी, अवीवा थी, EXL था, एक्सेंचर था, स्टॉल लगा करके ADP था। तो ऐसे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स की इंक्वायरीज आती थी। उस टाइम पे डिजिटल इंक्वायरी होती नहीं थी, फिजिकल इंक्वायरी, फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल रिलेशनशिप। वहाँ पे जाओ, बातें करो, क्लाइंट को पटा के लेके आओ, साइट पे लिखाओ, साइट पे खुद भी रहो। पर एक चीज़ अच्छी हो जाती थी कि अपना मेरा जो वीकडेज थे वो पूरे यूटिलाइज हो जाते थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट लो, जाओ, बातें करो और आ जाओ। तो उस टाइम से कुछ अच्छे सेलिंग भी हुई, रेजिडेंशियल यूनिट्स काफ़ी अच्छे से सेल हुए। तो मैंने कुमार में तकरीबन 2 साल बिताया। उसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंस ये हुआ कि मुझे इंटरव्यू कॉल आया बॉम्बे से। और
जो कंसल्टेंट था वो ये बोलता है कि सर बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं वैसी एक बड़ी कंपनी में बैठा हूँ कुमार में। नहीं सर, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रोकिंग फर्म है। और मुझे है ना, मैंने ब्रोकर का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि हमारा ब्रोकर से इंटरेक्शन होता ही नहीं था। साइड सेल से कुमार का सिस्टम इज़ ब्यूटिफुली डिजाइंड, सब चीज़ें क्लियर रहती थी। दे वर्क एंड द सिमिलर पैटर्न दे आर ऑल्सो फॉलोइंग टुडे, विच इवन आई लाइक टिल टुडे। तो ब्रोकर क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो मैं इंटरव्यू देने, चलो मैंने यार बड़ी कंपनी बोल रहा है तो ठीक है, कुमार से बड़ी होगी। इंटरव्यू देने चले गए। अब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे जो काउंसलर थी वो बोलती है आपका प्रोफाइल अच्छा है, रेजिडेंशियल सेल्स में है, एक मल्टीनेशनल फर्म है कुशमन वेकफील्ड करके। मैंने तो नाम भी नहीं सुना। आईपीसी, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। वो बोले ये 70 कंपनीज में ऑपरेट करती है, 70 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो पहले तो मुझे डाउट हो गया कि यार ब्रोकर भी इतने बड़े होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ब्रोकर मीन्स व्हाट, जो लोकल लेवल पे कनेक्ट करता है, जो लोकल लेवल पे देखता है, घर दिखाता है, रेसिडेंशियल है, बेचता है, लीज पे देता है। तो मैं इंटरव्यू में जाने से पहले ही डिमोरलाइज हो गया कि यार इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना, पर पहले तो यकीन भी नहीं आया कि यार ब्रोकर भी इतने बड़े होते हैं। फिर साइड में एक बैठा हुआ था, उसको मैंने पूना गई था, उसको मैंने क्रेडाई में देखा हुआ था एक दो इवेंट्स में। मैंने उससे पूछा, मैं यार ये अपन सही जगह आए हैं क्या इंटरव्यू देने? तो वो बोलता नहीं मयंक, ये अच्छी जगह है, और क्या है 60-70 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है और मल्टीनेशनल कंपनी है, सो यू शुड कंसिडर। और अपन 3-4 लोग ही हैं। मैं ठीक है भाई, कर लेते। अच्छा, इनका ऑफिस भी नहीं, अच्छा ऑफिस नहीं था, पुणे में ऑफिस नहीं था। ओके, मुंबई में ऑफिस था। मुंबई में ऑफिस था। हाँ। तो होता क्या था कि अब रेफरेंस लेने कहाँ जाओ भाई, सेल्स वालों की क्या आदत होती है, जाके ऑफिस देख के आओ भाई है कि नहीं, ऐसा तो नहीं साले भगोड़े टाइप के लोग। तो उससे बोला नहीं मेरा देखा हुआ है, तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, तू भी दे, अच्छी कंपनी है। मैं चल भाई इंटरव्यू दिया, फॉर्चुनेटली हो गया। देन दे gave me an opportunity to interact with companies, build a tie-up, और जो उनकी मैंडेटेड क्लाइंट्स होते थे, ओके, जैसे IBM हुआ, ADP हुआ, ऐसे बड़े बड़े कई उनके क्लाइंट्स थे। तो उनको अप्रोच करके बिजनेस जनरेट करना, और उसके हिसाब से कई सारे वर्टिकल्स होते थे। ओके। अब डिफरेंस क्या आ जाता है जब आप IPCs में काम करते हो, एक डेवलपर साइड में या ब्रोकर साइड में, तो आप 3 चीज़ें बहुत अच्छे सीखते हो। वन इज आपका प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। सही है। जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो कमर्शियल का हो, चाहे घर का हो, एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बनाना, देन इंफॉर्मेशन शीट प्रोवाइड करना। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लाइंट, तो क्लाइंट को प्रिपेयर रहता है, यार ये इंसान है ना प्रिपेयर करके आता है, प्रेजेंटेशन करके आता है, देख के आता है, फिर उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बनाएगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। बराबर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप कॉर्पोरेट लीजिंग भी कर लो। तो ऐसी कुछ टीम तो थी नहीं, तो वहाँ पे फोक्सवैगन हुआ, श्लम्बर्जे हुआ, ADP हुआ, IBM दक्षा हुआ, सिमेंटेक हुआ। इन लोगों को हम लोग सर्विस अपार्टमेंट्स उस टाइम पे, मतलब 2006-07 सर्विस अपार्टमेंट्स ढूंढना, क्योंकि नेट पे भी उतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी, तो सर्विस अपार्टमेंट ढूंढने जाओ, डेवलपर को समझाओ कि यार पहली बात तो अपन एक बड़े ब्रोकर हैं। हाँ, वो तो दिखाना ही पड़ेगा उधर। और तो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़े ब्रोकर हैं, और दूसरा बड़ी कंपनी लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट की बात है नेचुरली। तो एक विन विन सिचुएशन बैठती है, और हम भी वो कोई हीरा पन्ना तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में चार्ज होता है, वी आर चार्जिंग द सेम थिंग, राइट। सो दैट्स हाउ वहाँ पे सक्सेस में ऐसा रहा कि IBM दक्षा ने पूरी की पूरी सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स उठाई, क्या बात है। ADP ने उठाई, रोटरी इंटरनेशनल ने कमर्शियल स्पेस भी लिया, गेस्ट हाउस भी लिया, फोक्सवैगन ने लिया, फिएट इंडिया ने लिया, सिमेंटिक के लोगों ने लिया। तो ऐसी कई कंपनीज ने लिया, तो अपने को भी ठीक लगता था। अच्छा, उस टाइम पे अपार्टमेंट्स 3 BHK 40 लाख 50 लाख बहुत हो गया, सर के ऊपर पानी। तो जो रेवेन्यू था
वो अपनी सैलरी से 3-4 गुना 5 गुना हो गया, जो उनको चाहिए होता था वो ठीक था। तो ऐसे वहाँ पे कुशमन में 2 साल करने के बाद फिर माय बॉस टुक मी टू कॉलियर्स, ओके, अनदर आईपीसी। अनदर आईपीसी। ओके, तो कॉलियर्स में गए, वहाँ पे भी यही रेजिडेंशियल बिल्डर टाइप, लीजिंग, तो रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो ही था। उसके बाद मेल्टडाउन आ गया, उसमें बॉस ने भी छोड़ा, मैंने भी छोड़ा। फिर मैं एक 3-4 साल रेगुलर ब्रोकिंग में और प्लॉटिंग सेल में आया, ओके, सेम नेम, कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। अच्छा, किया, काम किया उसमें, पर क्या हो रहा था कि एक बोलते ना मन नहीं मान रहा था कि यार आधी अधूरी चीज़ें हो रही है, और प्लॉटिंग में जा कर के अपन बार बार शेतकरी से मिलो तो शेरवल में जाते थे, तलेगांव के आगे जाते थे, तो कितना मिलने जाओ। तो फिर मैंने यार मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने यार आई वांटेड टू स्विच टू अ कंपनी। सो ही सेड यार मैं है ना सुजलॉन ग्रुप कंपनी थी एस्पिन इंफ्रा, ओके, उसको छोड़ रहा हूँ, तो तू आ जा। मैं ठीक है, सुजलॉन इज़ अ ब्रिलियंट ब्रांड, रिनाउंड कंपनी, मल्टीनेशनल ग्रुप। और वहाँ पे रियल एस्टेट, एक तो विंड एनर्जी के मामले में फेमस थी, इतना मुझे पता था, लेकिन उनका भी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, तो इंडस्ट्रियल एसीजेड पोर्टफोलियो था। तो वहाँ पे गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 3 जगह उनके इंडस्ट्रियल एसीजेड्स थे। ओके, सो इंडस्ट्रियल एसीजेड मेरे लिए एक नया कंसेप्ट था, नया वर्टिकल ही था पूरी तरह से। हाँ, मतलब ना सोचने में आए, ना सुनने में आवा, ना समझने में आए। आईटी एसीजेड समझ में आता है यार, चलो इन्फोसिस है, आईबीएम है, ईऑन है, तो अपन जा जाके देखते भी यार अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो देखो अब इंडस्ट्रियल एसीजेड में क्या देखने जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा कुछ, समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मैं यार तो बॉस को बोल के रख कि बॉस अपनी बुद्धि थोड़ी कम है इंडस्ट्रियल एसीजेड में, ऐसा नहीं हो कि यार तेरा रेफरेंस खराब हो भाई, आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। तो बोले नहीं, उनने तेरा प्रोफाइल देखा, उनने बोला यार बिल्डर साइड भी कर चुका है, ब्रोकर साइड भी कर चुका है, सो लेट हिम कम फॉर द इंटरव्यू। सो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कुछ प्रेजेंटेशन बनाने का बोला था, वो बोला। अब मार्केट स्टडी क्या करके जाओ, मेरा जनरली क्या होता है, आई ऑलवेज गो विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन एनीवेयर, इवन इफ आई एम कमिंग टू मीट यू ना, आई शुड नॉट बी स्टैंडिंग ब्लैंक। मैं आपके यहाँ भी आऊँगा तो थोड़ी तो एक मेंटल प्रिपरेशन करके आएंगे ना यार, अपने को बात क्या करनी है, होमवर्क तो करके आएंगे, थोड़ा तो करके आएगा। सही बात है। और वहाँ पे चक्कर ये हो गया, इंडस्ट्रियल एसीजेड का रेफरेंस ही नहीं समझ में आया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने अब तू मुझे ट्रेन कर, इंटरव्यू तो देने सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड हो गया, अभी सेकंड राउंड के लिए ट्रेन कर। तो बोले जैसे आईटी एसीजेड्स होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, और उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एसीजेड में इंसेंटिव डिफाइंड हैं वो मिलते हैं, एंड दैट इज द रीजन it is called the industrial SEZ. So Aspen Infra, Suzlon Infra has SEZs in Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. तो वहाँ पे काम करते थे, ऑटोमोबाइल की काफ़ी सारी कंपनीज में बात करना था। उसमें हम लोग ये देखते थे कि यार कौन सी कंपनी आए SEZ में, क्योंकि SEZ नॉर्म्स को गवर्नमेंट ने डाइल्यूट कर दिया, अच्छा, टैक्सेस लगा करके। अब 18% मैट टैक्स लगाया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, तो उसके बाद क्या हो गया कि लोगों का एसीजेड से इंटरेस्ट ही चले गया। तो बिजनेस डेवलपमेंट करना मतलब हमारे लिए मतलब सर के ऊपर पत्थर रखा हो जैसे, करें क्या। क्योंकि मैंने होंडा में बात करी, मल्टीनेशनल सारी कंपनीज में बात करी, मैं इवेंट्स में जाता था, चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, अहमदाबाद, बड़ौदा, पर क्लाइंट्स को कैसे एसीजेड्स में स्पेसिफिकली लेके आना, तो वो वहाँ पे मैंने सीखा कि यार इंडस्ट्रियल एसीजेड्स एक अपने आप में एक चीज़ है, उस पर काम किया जा सकता है। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन बैक रेगुलर रेसिडेंशियल कमर्शियल, जो अपनी समझ में भी था। तो आफ्टर 2 years आई लेफ्ट एंड आई जॉइन प्राइड ग्रुप। ओके, प्राइड पूना। प्राइड पूना, ओके, अरविंद सर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सर ने मुझे बोला, मयंक तुझे कमर्शियल लीजिंग देता हूँ, मेरे बिल्डिंग आ रही है तो कमर्शियल लीजिंग में तू देख ले। मैं ठीक है सर, कमर्शियल लीजिंग मेरा करा हुआ है, और बोले मेरा फिर एक इंडस्ट्रियल का भी प्लान है 200 acres का, नियर काने फाटा, तलेगांव के पास में।
तो अपन ओवर द पीरियड अगर जमेगा तो अपन उसको देखेंगे। मैं ठीक है, तो उनका जो कमर्शियल का था तकरीबन 2.5-3 लाख फुट का अलग अलग जगह पे, वो दिया। तो वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि पूना का जो फर्स्ट को लिविंग ट्रांजैक्शन है वो मैंने किया था। क्या बात है, ग्रेट। 50,000 फुट का स्मार्ट वर्क्स को के प्रमोटर्स को सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दैट टू इन डिफिकल्ट टाइम इन प्राइड, आई हैव कंक्लूडेड, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द प्रमोटर्स. So if you ask SmartWorks promoters, so the first transaction was done by me only at Pride Gateway, 50,000 square feet लिया था, then gym वालों को दिया, then अलग अलग कंपनीज का, क्योंकि Pride का कमर्शियल पोर्टफोलियो SB रोड पे बहुत अच्छा है, सही है। एंड दे बिल्ड फैंटास्टिक कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो उनको वहाँ पे जगह देना, तो ऑलमोस्ट सारी जगह कमर्शियल लीजिंग फुल हो गई थी. इवन आई वॉज थिंकिंग कि यार चलो बढ़ते जाते हैं आगे और let us start something on our own, and at a mutually win-win ways I part, and I started corporate solutions firm again. So this is how अभी तक, मतलब आप देखेंगे तो आप रेसिडेंशियल में भी मैंने काम किया है, कमर्शियल में भी किया है, इंडस्ट्रियल एसीजेंट में भी किया है, आईटी में भी किया पूरे है. वर्टिकल्स हो गए। हाँ, मतलब मेरे को भी कभी कभी लगता है यार इतना कंफ्यूजन करियर कैसे हो सकता है किसी का. तो आपने अभी डेवलपर के साइड में भी काम किया है और ब्रोकिंग के साइड में आईपीसीज के साथ भी काम किया है। वो जो डिफरेंस है कि एक जब आप डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं और जब आईपीसीज के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें का कुछ डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर पाए जो कि इधर का बेनिफिट है ना, अगर आपने डेवलपर के पास काम किया तो वहाँ से आपको कुछ स्पेशली सीखने मिला, आईपीसीज के साथ काम करते आपको स्पेशली अलग कुछ सीखने मिला, ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप मुझे आइडेंटिफाई कर। There are 4-5 points which I would like to share. See, when you are on the developer side, one thing is certain, that developer has the major stake in real estate. उसको करोड़ों रुपया लगाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगोशिएटेड प्राइस करना अपने आप में चैलेंज रहता है. ओके, ये मैंने पर्सनली फील किया while working developer side like Kumar, Suzlon, Pride. I have personally felt that. क्योंकि उनकी काफ़ी सारी रेकरिंग कॉस्ट रहती हैं, एडमिन कॉस्ट है, सैलरीज है, बैंक इंटरेस्ट है, अदर एक्विजिशन कमिटमेंट्स हैं. सो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग पे डेवलपर एक काम नहीं कर पाता. अनदर थिंग, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम IPC टू अ डेवलपर अगेन, you will become more polished in terms of your presentation, specific communication, right? Then client interaction, deliverables, and on time commitment को deliver करना. As in, if you are going for some build to suit thing, तो on time delivery कैसे करें, उसको कैसे करें. फाइनेंशियल्स तो ऑफकोर्स डेवलपर की टीम पूरा देखती है. सही बात है. तो एक्सक्लूसिवली आपने रियल एस्टेट ब्रोकिंग कब से स्टार्ट किया? 6 years back. ओके, और वो वर्टिकल कैसे स्टार्ट हुआ, यानी उसकी शुरुआत कैसी हुई? एक्सक्लूसिवली खुद का अलग वर्टिकल कैसे स्टार्ट हुआ? वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या था जहाँ पे आपने बोला कि नहीं अभी जॉब नहीं, अभी मैं खुद का करूँगा? हाँ, तो इसमें क्या हुआ अभिजीत, की मैं प्राइड में रह करके स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता था. ओके. अब क्या होता है, कमर्शियल ब्रोकर्स बहुत हैं, हाँ. रेसिडेंशियल ब्रोकर्स और कई ज़्यादा हैं, हर जगह है, हर घर में है. तो मैंने सोचा यार अब मुझे है ना 3-4 ब्रांड्स हैं, जस्ट शेयर देयर नेम, जैसे श्री श्री रविशंकर हुआ, ऑर्किड ग्रुप हुआ, MIT ग्रुप हुआ. तो इनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, एंड आई कीप इंटरेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट कि यार इनको अपने को कुछ अच्छा करके दे सकते हैं. और स्कूल ट्रांजेक्शन्स की तरफ मेरा ऐसा कुछ झुकाव नहीं था कि यार चलो स्कूल ट्रांजेक्शन्स ही करने हैं. बट अब आप डेस्टिनी बोलो या बाय लक बोलो, तो मुझे फर्स्ट ब्रेक भी मेरे ही कॉलेज के चेयरमैन ने दिया कि यार मेरे ही स्कूल्स हैं, मुझे किसी के साथ में टाई अप करना है. सो वी डिड दैट विद अ प्रोमिनेंट पुणे ब्रांड्स. सो दैट्स हाउ द रेवेन्यू कम्स इनटू माय किटी. देन ग्रेजुअली मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार सब लोग जब कमर्शियल और रेसिडेंशियल में जा रहे हैं, तो मैं एक्सक्लूसिवली
स्कूल पोर्टफोलियो क्यों नहीं करूं। और दूसरा एक बात है जो मैं ऑनेस्टली अपने हार्ट से बोलता हूं, इंसान कितना ही बूढ़ा हो जाए वो स्कूल कॉलेज के दिन कभी नहीं भूल सकता। सही बात है वो तो बिल्कुल। जैसे मैं 6-7 स्कूलों में पढ़ा हूँ पर आज भी मुझे सारे स्कूल से याद हैं। पापा फादर SBI में थे, ट्रांसफ़र होता रहता था, तो ऐसे अगर PG तक देखा जाए तो मैं 8-9 स्कूलों में पढ़ा हूँ। हर जगह 1.5-2 साल पढ़े आगे बढ़ गए, 1.5-2 साल पढ़े आगे बढ़ गए। वही मेरे करियर में भी रहा, 1.5-2 साल कंपनीज में काम किया, आगे बढ़ गए। जितना सीख सकते हो सीख लो, जितना नहीं, जो अपनी बुद्धि के बाहर है उसे छोड़ दो। सही बात है। सो स्कूल्स में फिर मैंने धीरे धीरे अपना नेटवर्किंग चालू किया। सी, नेटवर्किंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभिजीत, कोई भी बिजनेस है, आप इतने बड़े खुद रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं, 70-80 लोगों की आपकी टीम है, लेकिन मैं आज आपसे भी एक लर्निंग ये देखूंगा, अगेन नेटवर्किंग। आपकी टीम में भी आप सबसे पहले ये देखोगे यार तू मिल के किससे आया आज, बराबर है। किस बिल्डर से मिल के आया, क्या क्लाइंट का फीडबैक क्या था, क्यों, क्योंकि दैट अर्ज रहती है। एक आपकी माइंड की सबकॉन्शियस माइंड में एक अर्ज रहती है, यार अपन मिलके तो आए। तो फिर मैंने धीरे धीरे मिलना चालू किया। अब मिलने चालू गए तो दो स्कूल्स में गया तो पहले तो मुझे बाहर ही निकाल दिया, 1 घंटा बैठा रहा। अच्छा। हाँ है एक, अभी नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कॉल किया, मैं सर ऐसा ऐसा है, मैं मयंक बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट सोल्यूशन से, और मुझे स्कूल से रिलेटेड आपके इसमें काम करना है और मैं आपको अच्छा इनपुट दे सकता हूँ। तो उन्हें पूछा ठीक है आप आ जाओ। मैंने अपना प्रोफाइल शेयर किया, उनको लगा ठीक है भाई ब्रोकर है, आएगा बात करेगा। तो उनके एडमिन हेड बैठे हुए थे, तो 1 घंटा मैं वेट करता रहा। जनरली मैं इतना वेट करता नहीं हूँ, पर अब क्या यार, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन भी नहीं थी, बट एक ठीक है यार चलो करके देखते हैं। बैठा रहा, 1 घंटे बाद आए वो बोलते यार स्कूल में ब्रोकरों का क्या काम, आप लोगों का काम तो रेसिडेंशियल भाड्यानं द्यायचं आहे आणि रेसिडेंशियल विकायचं आहे, तो आप स्कूल में क्या करने आ रहे हो। तो मैं सर बात तो सही है, अब मैं भी थोड़ा निशब्द टाइप का ही होके रह गया कि बोले तो बोले क्या। तो बोले ठीक है आप बताओ क्या करते हो। वैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं सर मेरी बात तो सुनी। नहीं यार वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जनरल क्या है कि सेल्स में क्या इंसान है ना, धक्के खा करके, मार खा करके ऐसे 1-2 रिजेक्शंस होते हैं ना, तो बाहर चाय सिगरेट में निपटा देता है। फिर दूसरे स्कूल में गया, उसी के पास एक और स्कूल था, पर इस बार थोड़ा मैं बोल के गया था कि यार मैं है ना थोड़ा प्रिंटेड लेके जाता हूँ कि यार लोकेशन क्या है, मेरे व्यूज़ क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो उस एडमिन हेड ने भी मुझे थोड़ा लाइटली लिया और बोला कि ठीक है भाई छोड़ तू, देखता हूँ मैं प्रमोटर को करता हूँ। बट प्रमोटर का कहीं ना कहीं से मुझे नंबर मिल गया, ओके, फाउंडर ट्रस्टी का। तो मैंने मैसेज डाला उनको, मैं सर सो एंड सो वांटेड टू इंटरेक्ट ऑन योर एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स, एक रिफाइंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करके बताया उनको। स्पेसिफाई करके 2 मिनट में उसका फ़ोन, बोले मयंक मिलने आ जाओ। मैं गया मिलने, बानेर में ही ऑफिस था। तो बोले यार पहली बात तो ये है कि मैंने खुद ने भी नहीं सुना है कि ब्रोकर भी ये स्कूल और कॉलेज एक्सपेंशंस में काम करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं वो ब्रोकर हूँ और एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, अच्छी कंपनीज में काम किया, यू मे क्रॉस चेक। नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि आपके पास प्रपोजल क्या है। मैं सर मुझे पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझ लेने दें। प्रपोजल जनरेशन इज सेकेंडरी। अगर आप रिक्वायरमेंट ही नहीं समझोगे, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि आपने 4 ऑफिसेज दिखा दिए, 5 ऑफिसेज दिखा दिए, ये मुझे हमेशा से क्लियर था। ये इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग एंड इट इज़ अ डेडिकेटेड थिंग। फिर देन he referred to me to one of his partner and we gave him a space of about 2 acres in the place of called धायरी। वहाँ पे उनको 2 एकड़ का हमने लैंड दिया। तो वो जो उनको कन्विंस किया गया, तो वो कन्विंस करने के वर्डिंग्स क्या थे, वो मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर कोई आदमी पहले कन्विंस नहीं था और फिर बाद में कन्विंस हो गया और वो ट्रांजेक्शन भी करवाता है आपसे, तो वो कन्विंस करने के पीछे के जो वर्डिंग्स थे वो थोड़े से आप मुझे थोड़े बताएंगे कि हाँ। क्या वर्कआउट क्या किया, क्यों ऐसा हुआ कि वो बंदा आपके साथ आ गया। चलिए मैं एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेकर के आपसे बात करता हूँ। एक चीज़ ये होती है, आप
किसी भी लेवल पे ये चीज़ है ना, इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप CFO लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे बात कर रहे हो ना, तो अगर आपका कम्युनिकेशन कंसाइज एंड प्रिसाइज नहीं है तो आप मान के चलिए वो आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है। सही बात है। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था? ऑन व्हाट्सएप, सर वुड लाइक टू डिस्कस योर एक्सपेंशन प्लान्स ऑन बिल्ड टू सूट लीज विच विल सेव योर मनी। बराबर। He answered me within 2 minutes. He called, या gave me an appointment next day. I met him. उसको लगा कि नहीं बॉस, मैं स्टडी करके आया हूँ। उन्हें पूछा फी रेंज क्या होगी मयंक यहाँ पे? अब आपसे ये पूछ ले और आप ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहो। सही बात है। मतलब सर देखिए, ऑन गोइंग जो फीस है, अगर आप ₹1,00,000 सोच रहे हो तो नहीं है। बोले आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर फ्रॉम यू। So what is the ongoing fee? मतलब sir, it's about 45-50,000 with the new setup. You are also a new brand, तो about 65-70 एक comfortable achievable price है, क्योंकि वो locality उस चीज़ को support नहीं करती। So location आपको मायने, तो उसको समझ में आ गया कि यार मुझे अगर अपना स्कूल कैंपस प्लान करना है तो यहाँ पे जो आसपास 40-50 हज़ार 45 हज़ार का फीस है, तो मैं कोई रॉकेट साइंस लगा करके यहाँ पे 1.5 लाख फीस नहीं ले सकता। सही है। और ये बंदा जो सामने बैठा है वो रियलिस्टिकली ही बात कर रहा है। सर 60 से 70 हज़ार की फीस रखो, आपका जो टारगेट सेगमेंट है, तो वो 2-3 में उसको समझ में आ गया कि नहीं यार ये बात सही है। दूसरा, लैंड ठीक है, लैंड सस्ते में भी मिल गया काफ़ी उनको, क्योंकि उन लैंडलॉर्ड को देना था। मेरे एक एसोसिएट है, उन्होंने वो ट्रांजेक्शन करके दिया था, तो वो बड़े सस्ते में मिल गया उनको, मतलब मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ द रेट में मिल क्या गया। बात है। सो दैट वे ही वॉज वेरी हैप्पी। देन ही गेव मी अ रेफरेंस टू वन ऑफ हिज फ्रेंड हु सिट्स इन बॉम्बे। और तो मिल के आ मयंक उनसे, अच्छे ब्रांड है, पूना में भी उनके स्कूल्स हैं। फिर मैं उनसे मिलने गया, बॉम्बे में भी स्कूल्स थे। तो वो बोलते यार मेरे पास तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जिसको स्कूल कैंपस ओपन करना है और उसको वेस्टर्न पुणे में करना है, तो आपकी स्टडी क्या है? एंड दिस इज आई एम टॉकिंग इन 2019। ओके। मैंने स्टडी बताई कि मैं सर ऐसा ऐसा है कि ये 3-4 पॉकेट्स जो हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, तो उसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में आई पर्सनली फील द पोटेंशियलिटी इज देयर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न साइड में मैं ईऑन से 2 किलोमीटर आगे के आगे नहीं जा रहा, और खराड़ी में मैं फेज़ 3 में नहीं जा रहा, फेज़ 1 हिंजवाड़ी में मैं फेज़ 3 में नहीं जा रहा, मैं फेज़ 1 फेज़ 2 वाकड़ इस तरफ, और उस टाइम पे एमिनिटी प्लॉट्स भी अवेलेबल हुआ करते थे, वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट्स हाउ हमने उसको प्लान किया, और फिर ऐसे कर करके मेरे पास रेफरेंस पे विद द ईमेल, विद द कंसाइज कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन, जैसे मैं कुछ एक आपसे इनपुट शेयर करूंगा विच विल हेल्प टू योर व्यूअर्स ऑल्सो ऑन दैट कम्युनिकेशन पार्ट। तो रिक्वायरमेंट्स आ गई 5-5.5 लाख फुट की, पाइपलाइन भी अच्छी दिख रही है यार, करीबन 1.5-2 करोड़ का आपको रेवेन्यू दिख रहा है। और फिर पेंडेमिक आ गया, अब करें क्या? पेंडेमिक आया तो मेरे पेंडेमिक से पहले ठीक 1.5-2 महीना पहले जो मेरे लैंड ट्रांजेक्शन का इंक्लूड हुआ था, उसका पेमेंट अटक गया। ओके। और यार मैं भी 2 साल परेशान कि यार करें क्या। बट क्या होता है इंसान परेशानी के टाइम पे, और तो मैंने एक चीज़ अपने फादर से भी सीखी थी कि आप क्लाइंट रिलेशन और बिजनेस डेवलपमेंट कभी मत छोड़ो। तो मैं पेंडेमिक टाइम में क्या करता था यार, देखते थे चलो इन ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट्स तो है, अपन ने आज 5 ब्रांड से किया है, 6 ब्रांड्स हो गए, 7 ब्रांड्स हो गए, और अच्छे लोग हैं, मतलब प्रोमिनेंट, सम ऑफ द पुणे's टॉप प्रोमिनेंट एजुकेशन चेयरमैन, देयर CFOs, डायरेक्टर्स, वी हैव बिल्ट रिलेशन, फिजिकली मिल के जाना, समझना, रिक्वायरमेंट करना, सो बेटर टू कीप दैट रिलेशन अलाइव। बट 1-2 साल यार वो स्कूल्स बंद थे, इंडस्ट्रीज बंद थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट आई वॉज कीप डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट, इनसे रिलेशन उनसे रिलेशन, ऐसा। तो आज
सिचुएशन ये है कि जो रिक्वायरमेंट मुझे 5 लाख स्क्वायर फीट की लग रही थी, यार ये केटर नहीं होगी, बट कंसिस्टेंसी से लगे रहे, तो दिस ईयर ओवर 6 लाख स्क्वायर फीट वी कंक्लूडेड. ओके, यू हैव कंक्लूडेड. ओके, एंड अनदर 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट रिक्वायरमेंट भी है. क्या बात है. तकरीबन 25 लाख स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट्स, दैट टू इन स्कूल्स. सही है. मयंक जी, मुझे ये जानना है कि वाई स्कूल्स ओनली? स्कूल्स स्पेसिफिकली अभी बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करके हो गया था. हाँ. आपने ये भी बताया कि अब स्कूल्स में आप आने के पीछे रीजन क्या था कि आपके पास कनेक्ट से. पर आज भी स्कूल्स ही क्यों, ये छोड़ के और बाकी वर्टिकल्स में इतना नहीं है आपका ज्यादा? बराबर. अभी भी आपका जो मेन जो पहला प्यार है वो स्कूल ही दिख रहा है मुझे. तो वो क्यों? हाँ, उसमें क्या है अभिजीत की, आई एम अ सोल रनर. मेरी कोई ऐसी लार्ज टीम है नहीं. तो मैंने भी है ना ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स जब अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं विद दी आवर एसोसिएट्स, विद आवर पर्सनल कनेक्ट्स, बिजनेस डेवलपमेंट से, तो आज वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो गया. ओके. कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता हूँ, बट एक अकेला बंदा कहाँ भागेगा. बराबर. और फिर दूसरा क्या होता है, जैसे बैंगलोर की रिक्वायरमेंट्स है, तो बैंगलोर पीपल डजंट कम हियर, या बॉम्बे वाला यहाँ पे नहीं आता. मैं भी बॉम्बे और बैंगलोर नहीं जाता. क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करके काम कर रहा है. हमारा एक जो रेवेन्यू अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाता है, ट्रस्ट करके काम कर रहे होते हैं. तो मुझे पूरा एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि स्कूल्स के इसमें ना इट इज़ अ बिल्ड टू सूट थिंग. ओके. जहाँ पे डेवलपर का जो इन्वेस्टमेंट है, आज आप पुणे में नई स्कूल खोलने जाओगे, आप सोमाटने फाटा तक और इधर अंबेगांव फाटा तक और उधर वाघोली तक कम से कम 40 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम. ओके. विद एन एवरेज बिल्ड कॉस्ट. ओके. तो उसमें मुझे डेवलपर्स को भी ध्यान में रखना है, मुझे स्कूल्स को भी ध्यान में रखना है कि यार दोनों के कमर्शियल्स मैच हो. और फिर जब ओवर द पीरियड आपने रिलेशन बिल्ड किया है और आप एक डाउनवर्ड देख चुके होते हो, पेंडेमिक में मैंने 2 साल डाउनवर्ड देखा है, फेस देखा है, वो एक्सपीरियंस किया है उसमें, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. तो अब जब ये अलाइव हो रहा है, अप हो रहा है, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो उसके अभी फ्रूट्स आने का टाइम हुआ है. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. तो अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है. अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है. सो हार्वेस्टिंग के टाइम है. और दूसरा क्या है कि जो क्लाइंट्स अपने को खुद होकर अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं. सही बात है. विच इज अ बिग थिंग. अभी वो एक ब्रांड बन गया कि स्कूलिंग में एक ब्रांड हो गया. हाँ, कि ये स्कूलिंग के लिए कुछ है तो हम मयंक को कनेक्ट कर सकते हैं. पर्टिकुलरली स्कूलिंग के बारे में ये ब्रांड बन गया है. करेक्ट. सो वो एक बन गया है. बट हाँ, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल बी कमिंग इन, विच लेटर ऑन आई विल शेयर. ओके. मुझे और एक चीज जानना है कि स्कूलिंग का जब ये पूरा ये रहता है, इसमें कौन से हाइजीन्स रहते हैं? अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करना है कोई लोकेशन, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है जो कि देखना पड़ते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट, कि अब मैं प्रपोजल बना रहा हूँ, एक स्कूल का प्रपोजल है वो, और मुझे किसी ट्रस्टी को देना है, तो उसमें मुझे क्या आइडेंटिफाई करके ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये चीजें यहाँ पे चाहिए और ये चीजें यहाँ पे नहीं चाहिए? हाँ, नहीं क्या जो जो चीजें ऑफ द एंड डोंट्स ऑफ द लोकेशन. हाँ, वो क्या पैरामीटर्स है ऐसे कि जो आप पर्टिकुलरली ध्यान में रखते ये करते हो? हाँ, देखिए, आप ऐसे ब्रोकर जाएंगे ना मार्केट में, तो आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है. हाँ. हर एक के पास लैंड है, हर एक ब्रोकर के पास लैंड है, हर एक लैंडलॉर्ड के पास लैंड है. तो मैं किन पैरामीटर पे काम करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कि परमिसेबल पैरामीटर क्या है. बेसिक एक नटशेल में अपन बात करते हैं. कोई भी अच्छा स्कूल कैंपस 2 एकड़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. हाँ. जिसमें क्या होता है कि सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से आपको नंबर ऑफ क्लासरूम्स ज़्यादा मिल जाते हैं, एक प्ले एरिया अच्छा मिल जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद. बॉम्बे में 1 एकड़ में भी काम हो जाता है. पर उस 2 एकड़ के आसपास क्या है? तो मैं
अभिजीत, खराड़ी भले 10 बार गया हूँगा या 100 बार गया हूँगा, अगर आप मुझे या लैंडलॉर्ड कोई मुझे खराड़ी का प्रपोजल देगा तो मैं वापस जाऊँगा, मैं उस जगह को फिजिकली देखूँगा, उसकी आसपास की लोकेशन में 2 किलोमीटर खुद वॉक करता हूँ कि है क्या वहाँ पे। मुझे पता है वहाँ पे पंचशील है, गोयल गंगा है और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं उस लैंड के साइड की बात कर रहा हूँ। ओके। उसके बाजू में क्या है? एक प्रपोजल आया था, लैंडलॉर्ड वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं रेडी हूँ, तू बता दे कब मिलना है। और बावधन की बात है और अपन भी एक्साइटेड, अरे चलो बावधन में ही रहते हैं, बिल्डर का ऑफिस भी कोथरूड में ही है, फटाफट हो जाएगा तो काम। और क्लाइंट की रेडी रिक्वायरमेंट। मैंने क्लाइंट को बुला भी लिया, वो बोलता नहीं मयंक तो एक बार स्टडी कर ले, मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ। मैंने लैंडलॉर्ड को बोला, मैंने सर एक बार मुझे साइट देखनी है। मैं अपने थोड़ा क्या जो फॉलो था उससे एक्साइटमेंट में अपन ने देखा नहीं। मैं साइट देखने गया तो वहाँ पे ठीक पेट्रोल पंप साइट। ओके, तो पेट्रोल पंप और स्कूल का क्या रिलेशन? हाँ देखिए अभिजीत, क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। ओके। वन इज कि पेट्रोल पंप से 100 मीटर अच्छा। स्कूल की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ओके। इट शुड नॉट टच, विच इज़ राइट, क्योंकि इट्स अ हाई इन्फ्लेमेबल फ्यूल, कल कुछ भी हो जाएगा। इट इज़ अल्टीमेटली बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बराबर। दूसरा, CNG पंप नहीं होने चाहिए। ओके, अगेन हाई इन्फ्लेमेटिव। अगेन हाई इन्फ्लेमेटिव। तीसरा, ये जो बड़े बड़े कचरे डिपो रहते हैं, ओके। ये प्रिफर इसलिए नहीं करेगा कोई, देखिए ये नॉर्म में है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्यों नहीं कोई प्रेफर करेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल अगर कुछ इन बड़े बड़े कचरा डिपो में कुछ वायरस फैल गया, फिर आप क्या करो? भाई अल्टीमेटली पढ़ कौन रहा है? आपके बच्चे, मेरे बच्चे, यही पढ़ रहे हैं। सो मैं अभी पूनावाले में ही एक प्रपोजल देखने गया था, तो वो कचरे डिपो से 200 मीटर के डिस्टेंस, 300 मीटर के डिस्टेंस पे था। मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं सर मैं नहीं कर सकता। तो बोले मैं नॉर्म्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, तू मना क्यों कर रहा है? मैं सर बात ये नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, बात ये है कि कल कुछ हो जाए, वायरस हो जाए या कचरा है, सर क्या आएगा कचरे में कौन जानता है। बोलता है तेरी बात सही है, क्योंकि अपन भी बिल्ड टू सूट लीज दे रहे हैं, कल ऐसा कुछ हो जाए और अपने को भाड़ा ही नहीं आया तो फिर अपन भी क्या करो। सही बात है। तो एक तो पेट्रोल पंप नहीं हो, दूसरा वाइन शॉप्स या रेस्टोरेंट बार आसपास नहीं है। जैसे एक प्रपोजल मैं साउथ पुणे में देखने गया था, तो उसमें ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सब बढ़िया एकदम, मतलब देख के ही हाँ मैंने ही कर दिया था। और मैंने ऊपर देखा तो यार ऊपर उन्होंने रेस्टोरेंट बार को दिया हुआ था, तो परमिसिबल नहीं होगा। फिर कोई बड़ा बुचर हाउस तो नहीं है, अच्छा, कसाई खाना, हाँ हाँ, उसके आसपास में, उसके आसपास तो नहीं है। तो ये क्या होता है, पुणे जैसी सिटी में लोग ध्यान रख के करते हैं। और मैं खुद क्यों पर्सनली विजिट करता हूँ, ताकि मैं 4-5 चीज़ें देख सकूँ, ताकि कल कोई क्लाइंट आएगा तो आप तैयार हो ना कि सर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, वी आर कॉन्फिडेंट। और क्लाइंटेल ये है कि आपकी फीस रेंज को अचीव कर सकता है, डेवलपर के पास कैपेबिलिटी है, ही कैन डू इट, ही हैज़ दी राइट बैंडविड्थ, राइट फाइनेंशियल कैपेसिटी, इन्वेस्ट जो भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लगेगा, और उसका कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है। पर प्रायर टू दैट, इसलिए मैंने बोला कि आप कोई भी प्रपोजल आता है तो इसमें स्पेसिफिकली इन स्कूल क्या होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में उतना मायने नहीं रखता अभिजीत, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बड़े लोग हैं, अपने आएंगे जाएंगे। और पर स्कूल इज़ अ सेंसिटिव थिंग, कल पेरेंट टीचर में कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तो दोनों का ही नुकसान है, ग्रुप का भी नुकसान है, लैंडलॉर्ड का भी नुकसान है। सो व्हाई टू इनिशिएट सच ट्रांजैक्शंस। सो पेट्रोल पंप हुआ, आपका रेस्टो बार्स हुए, या CNG पंप्स हुए, बड़ा गैस स्टोरेज हुआ, बड़ा कचरा डिपो हुआ, बड़ा बुचर हाउस हुआ, इनसे हाइजीन रखना चाहिए, लंबे रहना चाहिए। हाँ, तो ये सब डिस्टेंस थोड़ा आपको देख करके करना। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे और एक जानना है कि ये जो स्कूलिंग्स है इसमें कुछ और वर्टिकल्स होते हैं, यानी ब्रेक इवेंट ब्रेक डाउन करेंगे अगर तो स्कूलिंग के इसमें कुछ अलग अलग वर्टिकल्स है जिसमें एक ब्रोकर काम कर पाए, यानी ब्रोकर्स को समझना चाहिए कि कौन से बिजनेस मॉडल्स इसमें चलते हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही मॉडल चलता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हो।
है। इसमें देखिए मैं आपको 4 मॉडल्स बताता हूँ। एक बेसिक जो हर एक को सही रहेगा, एक तो है लैंड सेल्स एंड परचेज, ओके। जो अपना रेगुलर जॉब। तो ये केस में जो ट्रस्ट है या फिर जो इसमें स्कूल है, इसमें स्कूल ट्रस्ट जगह खरीदता है। ओके कुछ एक कंपनीज खरीदती हैं, बट मेजॉरिटी ट्रस्ट जगह खरीदता ओके है। ट्रस्ट जगह खरीदता है तो ये देखता है कि यार हमको चैरिटी कमिश्नर से परमिशन मिलेगी कि नहीं, क्या क्या स्कूल के लिए परमिशंस रिक्वायर्ड होती है। और जैसा मैंने अभी प्रीवियसली बोला कि आसपास ये 5-6 चीज़ें तो नहीं है जिससे कि परमिशन डिनाई हो जाए। बराबर। तो एक तो लैंड परचेस है, सेल्स है, तो इसमें ट्रस्ट टेक ओवर रहेगा। इसमें आपके ट्रस्ट की परमिशंस लगती है, बोर्ड रिजोल्यूशंस पास होता है, फिर ट्रस्टीज़, किसी ट्रस्ट में 5 लोग हैं, किसी ट्रस्ट में 45 लोग हैं, तो उन सबके अप्रूवल लगते हैं। फिर वो आकर के देखते हैं, तो सारे बुद्धिजीवी आएंगे, एक साथ देखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे और फिर आपको बताएंगे। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड सेल। नंबर 1, तो एक तो मैंने ये शेयर किया। दूसरा है बिल्ड टू सूट लीज। तो मुझे सपोज फॉर एन एग्जांपल XYZ एजुकेशन ट्रस्ट अप्रोच करता है, वो बोलते हैं कि मयंक मुझे जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा क्या अपना प्रिपरेशन करके रख के उनको जगह बताते हैं, डेवलपर प्रोफाइल बताते हैं। तो बिल्ड टू सूट लीज फॉर द स्कूल, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टाइमलाइन के हिसाब से आपको स्कूल बना के देंगे। ओके, यानी आपकी जो साइज रिक्वायरमेंट है, ये साइज में मेरे को रूम साइज चाहिए, इतना ग्राउंड चाहिए, इतना आपका ये स्पेसिफाई जो है वो हम हमारा डेवलपर आपको बना के दे देगा। एग्जैक्टली। सो इसमें यही है कि आप अगर देखें तो सपोज 1 लाख स्क्वायर फीट का मैं कैंपस का एग्जांपल लेता हूँ और 2 एकड़ का लैंड, तो कोई भी स्कूल 1 लाख फुट एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलती। ओके, नॉर्म्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उनको परमिशन नहीं मिलती। दूसरा क्या है, कमर्शियल वाइबिलिटी उनको होगी ही नहीं, कि अगर मैं 1 लाख स्क्वायर फीट डे 1 से ही आपको अगर चार्ज करूँ, तो मैं कोई कमर्शियल मनी चर्निंग यहाँ पे चीज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक IT कंपनी का 1 लाख स्क्वायर फीट लेना और स्कूल का 1 लाख स्क्वायर फीट लेना बहुत फर्क है, जो इनको टाइम बाय टाइम परमिशंस मिलेगी और उस हिसाब से उनके सेगमेंटेड डिफाइंड है। बराबर। तो वो डिफाइंड सेगमेंट के हिसाब से आप बना के देते हैं। तो कुछ लोग लाख स्क्वायर फीट 2 साल के बाद लेंगे, कुछ लोग 3 साल के बाद लेंगे, पर वो लेंगे। तो इसमें अच्छा होता क्या हो कि थोड़ा एक एसोसिएशन भी मैटर करता है। एसोसिएशन में क्या है, आज कोई भी अच्छा लैंडलॉर्ड होगा, उसके पास क्लाइंट आएगा, तो कमर्शियल कंपनीज कितने साल के लिए आती है? 4 साल 5 साल, बहुत हो गया, सर के ऊपर पानी 9 साल। ये आते हैं 35 साल के लिए, स्कूल्स आते 35 लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ऑब्वियसली आपको 10 साल 12 साल का लॉक इन देते हैं। तो दोनों तरफ से ये क्या बोलते हैं, एक शादी टाइप की चीज है, लॉन्ग टर्म का रिलेशन है, लॉन्ग टर्म का रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे आप, और दूसरा इसके बेनिफिट्स भी हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स, कमर्शियल वर्सेस स्कूल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स है, व्हाई पीपल आर कंसिडरिंग schools nowadays and commercial, both are different but we can surely discuss. So this is it. तो ये 2 हो गए और 2-3 हो गए। हाँ, तीसरा वर्टिकल है रेवेन्यू शेयरिंग। ओके, रेवेन्यू शेयरिंग इज अ वर्टिकल वेयर लैंडलॉर्ड एंड स्कूल ग्रुप्स कम टुगेदर। जैसे मैं अभी एक रेवेन्यू शेयर मॉडल पे काम कर रहा हूँ, उसमें लैंडलॉर्ड उनको बना के देगा, लैंड में भी और कंस्ट्रक्शन में भी, लेकिन उसमें वो रेंट नहीं लेगा, वो शेयर लेगा, उसमें वो शेयर लेगा। तो शेयर 2 तरीके से हैं, एक टॉप लाइन, एक बॉटम लाइन। टॉप लाइन मीन्स कि सपोज 1 करोड़ का रेवेन्यू आया और मुझे 15% शेयर, वॉट एवर, 15%, 20%, 12%, जो भी है वो डिसाइड होगा, तो वो लैंडलॉर्ड को जाता रहेगा। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें मेजर बेनिफिट है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको रेंटल से ज़्यादा पैसा आता है। सम ऑफ द स्कूल पीपल्स हैव शेयर्ड देयर थिंग, बट रेवेन्यू शेयर में कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, जैसे उस पर आपको इजीली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या बैंक फाइनेंस नहीं मिलता। ओके, क्योंकि बैंक जज किस बेसिस पे करेगा कि आपका रेवेन्यू रेंटल में, तो क्या है, मैंने साइन किया 30 साल का, लाख स्क्वायर फीट साइन किया फॉर एन एग्जांपल 40 रुपये से, 40 लाख रुपए इनको रेंटल आएगा, 40 × 15 साल उसको आपने बैंक लीज रेंटल डिस्काउंटिंग करके कंस्ट्रक्शन फंडिंग उठा ली। लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग में कोई बेंचमार्क ही, बराबर है।
इतना आएगा या उतना आएगा, यानी इतना आएगा 50 आएगा या उतना 500 आएगा, पता नहीं। 50 आएगा या 500 आएगा, तो बराबर। मैं फंडिंग किस बेसिस पे दूँ? सो बट फंडिंग बैंक की प्रोजेक्ट फंडिंग या वो एक चीज़ है, तो दैट्स सेपरेट थिंग। तो पहला मॉडल हुआ लैंड आउटराइट, दूसरा हुआ बिल्ड टू सूट लीज, तीसरा हुआ रेवेन्यू शेयर, एंड चौथा है रनिंग स्कूल और ट्रस्ट टेक ओवर। फॉर एन एग्जाम्पल, Abhijit Associates has a school and they have got about say 1500 childrens. वो बोलते हैं मयंक मुझे है ना, मैंने स्कूलिंग करी, 1500 बच्चे हैं, एंड दिस इज़ हाउ माई रेवेन्यू इज़ देयर। फॉर एन एग्जाम्पल 20 करोड़ रुपए मेरा साल का रेवेन्यू आता है 1500 बच्चों से, लेकिन मेरा क्या है कि मैं फैमिली में कोई देखने वाला नहीं है आगे, तो बट मुझे अपना पैसा आप इनकैश कराओ और गिव मी एन एग्जिट फ्रॉम हेयर। तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट टेक ओवर। तो कोई भी स्कूल विदाउट ट्रस्ट नहीं चलता, तो उसमें ट्रस्ट टेक ओवर्स आएंगे। तो अभिजीत का जो खुद का ट्रस्ट होगा, उसको हमारे क्लाइंट जो दूसरे ट्रस्टीज हैं वो उसको टेक ओवर करेंगे। दे विल गो फॉर देयर परमिशंस चैरिटी कमिश्नर के पास में, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में, एंड देन ग्रेजुअली दैट ट्रस्ट गेट टेक ओवर। ओके, सो ये 4 मॉडल्स हैं जिसमें आप कोई भी मॉडल पे काम कर सकते हो। अब फीस डिफाइंड होती है नॉर्मली, जैसे लाइक व्हाट आई चार्ज इज द नॉमिनल फी ऑफ 2 months वी चार्ज in terms of rental, and 2 months or 2% we charge in terms of for the outright purchase. वाला, That way, which is fair as per the market what we charge. ओके। And we give time also कि सर थोड़ा सा आप भी टाइम लो, हमको भी टाइमली पैसा दो। तो एक बाइफर्केशन थोड़ा करके महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करके उसको वर्कआउट कर लेते। सही है। मुझे और एक जानना है मयंक जी आपसे कि आप एसोसिएशंस के साथ में जुड़े, एनएआर के साथ जुड़े, प्रॉप के साथ जुड़े और बहुत सालों से जुड़े, अभी तो आप कमिटी में भी है, तो लोगों ने क्यों जुड़ना चाहिए एसोसिएशन के साथ? आपके नज़रिए से आप कुछ बता पाएंगे? मेरा नज़रिया प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, और जैसे ये प्रोमिनेंट एसोसिएशंस है, एसोसिएशन का मतलब ही है साथ में काम करें, साथ में ग्रो करें, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। जैसे मुझे पर्सनली प्रॉप से जुड़े हुए तकरीबन 4 साल हो गए। मैंने वहाँ पे अपने अंदर क्या चेंजेस देखे और उसका मैंने बाहर क्या इम्पैक्ट देखा। अपने अंदर मैंने ये चेंजेस देखे कि आई बिकम स्लाइटली कॉन्शियस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सेल्फ। ओके, कि मैं एक प्रोमिनेंट एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, आई शुड नॉट टॉक लूज, नंबर 1। सेकेंड थिंग, प्रॉप, एनएआर ये अच्छे ट्रेनिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी जैसे रिसेंट में बॉम्बे में ऑर्गेनाइज हुआ है, फ्यूचर में भी अच्छे इवेंट्स हैं। सो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन में आओगे उतना एक तो आपको प्रेजेंस मिलेगी, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नेटवर्किंग के लिए, जो इवेंचुअली आपके बिजनेस के लिए भी ठीक है। सही। और तीसरा जो मेजर बेनिफिट है जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे प्रॉप, दैट दे आर इवॉल्विंग एंड गोइंग टूवर्ड्स द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर एन इंडिविजुअल दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सूनर और लेटर, or maybe I would say in a very short span of time, prop will become an SRO. Individual realtors must join this, क्योंकि कल ये गवर्निंग बॉडी से, महारेरा गवर्निंग बॉडी से अगर ये नॉर्म आ गया तो फिर आप जाओगे कहाँ? क्योंकि डेवलपर ने 3 चीज़ें एकदम क्लियर कर दी है कि आपके पास अगर महारेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, और आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, तो देन यू विल हैव द प्रॉब्लम इन पेमेंट रिलीज। यस, एवरीवेयर यू कैन क्रॉस चेक। सो बेटर, एंड द बेनिफिट विद एसोसिएशन लाइक प्रॉप इज आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं, भाई महारेरा में क्या चेंज हुआ। यही मैं इंडिविजुअल रहूँगा तो मैं इग्नोरेंट भी रहूँगा। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं रियल स्टेट में जो मुझे 15 साल से जानते हैं, उनसे मैं खुद बोलता हूँ बस तुम लोग ज्वाइन करो,
इसके बेनिफिट्स में सबसे बड़ी जो 3 चीज़ें हैं विच आई कैटेगराइज विद माई रियल एस्टेट एक्सपीरियंस इज द इंफॉर्मेशन, right information with right content, with genuine content of Maharera, with good training. आपको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स ही तो हैं भाई, आप हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते, सही बात है। बट दे आर ऑर्गेनाइजिंग. सो इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस कि आपको वो ट्रेनिंग, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल फाइनेंस पे लेनी है या नहीं लेनी है, बट ग्रुप प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे प्रॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, बिल्डर के साथ में इंसेंटिवाइज प्रोग्राम प्लान कर रहा है, तो किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है भाई? जो भी गवर्निंग बॉडी है वो अपनी जेब में तो पैसा नहीं डालेगी, वो कर किसके लिए रही है? वो न्यू मेंबर्स के लिए कर रही है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए कर रही है. प्लस इसका बेनिफिट डेवलपर्स को क्या हो जाता है कि उनको एक सेंट्रल बॉडी मिल जाती है कि कल अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, जैसे नहीं करते, मैंने तकरीबन 20 के ऊपर इवेंट्स देखे हैं प्रॉप में, फैंटास्टिकली वेल मैनेज्ड. हर जगह इंसेंटिवाइज स्कीम की बात होती है कि जनरली अगर ओपन मार्केट में 2% है तो प्रॉप मेंबर्स को 4% अप टू 5%, 6% भी देखे हैं हमने. तो ये इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट की बात है. सो बिकमिंग अ मेंबर will surely give you 3-4 benefits: right information, regular updates from Maharera, incentivized scheme, training. फिर आप जो बड़े इवेंट्स होते हैं, लॉन्च इवेंट्स होते हैं, उसमें आइए. और क्या चाहिए आपको? नेटवर्किंग. और एक अपडेट है अभी जो कि अभी NAR और प्रॉप ये महारेरा के साथ में, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक ये कर रहे हैं, एक्चुअली डिस्कशन में है कि 1 लाइसेंस, वाह, 1 लाइसेंस, यानी जैसे महाराष्ट्र में महारेरा के साथ में आपको लाइसेंस लेना पड़ता बराबर है, राजस्थान में राजस्थान के रेरा के साथ लेना पड़ता है, गुजरात में गुजरात के रेरा के साथ, हाँ. गोवा में, यानी एक आदमी अगर ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है तो उसको उतने सारे लाइसेंस लेना पड़ते हैं. दिस इज फैंटास्टिक. तो वो केस में हम क्या बोल रहे हैं कि आज के डेट में हम एक ही लाइसेंस लेके सब जगह पे काम कर पाएंगे. सही बात. ठीक है, जैसे आज कोई भी अगर दूसरा प्रोफेशन है तो वो प्रोफेशन में इतने सारे अलग अलग स्टेट्स के लेना नहीं पड़ते. ऑब्वियसली इसमें लैंड एक स्टेट मैटर है, पर तभी भी इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करके आप हमको एक ही लाइसेंस दो कि जो बंदा आज हमारा यहाँ पे बैठ के गुजरात में काम कर रहा है तो उसको गुजरात का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. सही बात. ठीक है, तो हम ऐसा कुछ स्टडी मटेरियल बनाएंगे, ये सब हम अब साथ में मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये चेंजेस करने के लिए अभी हमने इनिशिएटिव लिया है. तो फ्यूचर में जाके जो भी लोग जुड़ेंगे इसके साथ में उनको वो बेनिफिट भी मिलेगा. वाओ. तो ये एक पहली चीज है कि जो लोगों ने ये न्यू अपडेट, दिस इज रियली कमेंडेबल बाय प्रॉप एंड NAR. हाँ, तो ये न्यू अपडेट है. तो 1 लाइसेंस 1 रेरा. वाओ. तो ये चीज़ें अभी आते कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी. और ये इनिशिएटिव लिया है NAR ने, प्रॉप ने, ऐसे हमारे जितने भी लोकल एसोसिएशन है ये NAR के थ्रू हम कर रहे हैं. हाँ, तो मतलब ये है हुआ कि मैं अपनी गाड़ी लेकर के किसी भी स्टेट में जा सकता हूँ, वहाँ पे ब्रोकिंग कर सकता हूँ. जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है वैसे रेरा एक लाइसेंस पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे गाड़ी चला सकते हैं. Fantastic. तो वैसे एक लाइसेंस पे आप ऑल ओवर इंडिया काम करना आना चाहिए. रियली तो ये एक न्यू अपडेट जो है कांग्रेट्स टू NAR एंड प्रॉप, रियली कमेंडेबल वर्क. तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं. ये आज के डेट में ये बेनिफिट्स कौन दे रहा है आज? दूसरी बात है जो SRO की चीज़ है, तो आज जैसे सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनको SRO की बिना SRO के सर्टिफिकेट के उनको उनका प्रोजेक्ट ही रजिस्टर नहीं करते आता. हाँ, क्रेडाई में है ये. हाँ, तो आज क्रीडाई है, नरेडको है, ये सारे SRO है. तो वैसे अभी NAR तो SRO बन गई है. हाँ, ठीक है, NAR का तो फाइलिंग भी हो चुका है, प्रॉप SRO बन रही है. तो जैसे ही ये सब चीजें हो जाएंगी, गवर्नमेंट एक नया पेपर लेके आएंगी कि आपको डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी SRO का मेंबर चाहिए. अगर आप किसी SRO के मेंबर नहीं है तो आपके बिल भी नहीं निकलेंगे फ्यूचर में. ये आने वाले अपडेट मुझे लग रहा है. हाँ, ये आने वाले अपडेट से. तो मतलब ये हो जाएगा सूनर और लेटर विद माय एक्सपीरियंस कि जो इंडिविजुअल अभी जो कर रहे हैं, व्हेन दे विल गेट वाइप्ड ऑफ, उनको पता भी नहीं लगेगा कि बस, जैसे आज कई लोगों को आज भी ट्रेनिंग कंप्लीशन का एकदम नॉर्मल चीज़ लगती है. इट इज नॉट. मुझे और एक जानना है मयंक आपसे कि आप कुछ स्पेसिफिकली आपने डेवलपर के साइड में काम किया है, IPC के साथ में काम किया है, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कुछ डू और डोंट्स ब्रोकर्स के लिए मुझे आपसे जानना है कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो डू और डोंट्स है. यस, स्पेसिफिकली बताइए मुझे. देखिए, डूज में
हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको काम तो करते रहना. डूज present the right information. First, have the right information to yourself. वरना क्या हो जाता है लोकल लेवल पे की तुरंत बोलते हैं मयंक सर हा जागा आलेली तुम्ही दाखवा आणि पैसे द्या. ऐसा नहीं होता. आप उसको समझो, इन्फॉर्मेशन है तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश भी करो. आप रेसिडेंशियल सेल्स भी एक अपार्टमेंट दिखा करके होना रेयरली चांसेस है. आप 10 अपार्टमेंट देखते हो तो उसकी 10 चीज़ें समझते हो. First, do's. Second thing, get prepared for queries. People are ignorant about queries. People think कि यार मैंने जगह दिखा दी, प्रपोजल दे दिया, बहुत हो गया. ऐसा नहीं है. सही बात है. क्वेरीज क्या है? अब स्कूल्स में मुझे पता है कम से कम कोई ट्रांजैक्शन करने जाऊंगा मुझे कम से कम 25 से 30 क्वेरीज आती ही रहती. मिनिमम. कभी एग्रीमेंट को लेके आएगी, कभी लॉक इन को लेकर के आएगी, कभी बैंक फंडिंग को लेके आएगी, कभी स्टैम्प ड्यूटी को लेके आएगी, कभी एग्रीमेंट ड्यूरेशन को लेके आएगी, कभी CBSE और ICSE नॉर्म्स को लेके आएगी, कभी लोकेशन को लेके आएगी, कभी डेवलपर को लेके आएगी, कभी लैंड को लेके आएगी. तो मैं एटलीस्ट इतना प्रिपेयर रहूं कि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं ड्यू डिलिजेंस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक जो कॉमन सेंस है उसके लिए तो प्रिपेयर रहूं. तो फर्स्ट आप इंफॉर्मेशन करेक्ट रखें, अपडेटेड रहें. तीसरा, क्वेरीज को रिजॉल्व करने की हमेशा कोशिश करें. और आपको नहीं पता है, प्लीज डू नॉट ओवर स्पीक. ये बहुत होता है अपने. हमारे यहाँ क्या है कि पता इतना सा है और बातें इतनी हैं, तो आप क्लाइंट को कंफ्यूज ही बना रहे हो सर. खुद तो हो ही, क्लाइंट को भी कंफ्यूज बना रहे हो. अच्छे प्रेजेंटेशन बनाएं. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अपना एक प्रेजेंटेशन लाया हूं. अच्छा कलर्ड प्रेजेंटेशन बनाएं. इजंट इट लुक गुड? डेफिनेटली. एक अपने कलर्ड प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें आप क्या क्या दिखा सकते हो. एटलीस्ट शो दैट आपने किस कंपनीज में काम किया है या कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिनके साथ आप एसोसिएटेड हो. एनीथिंग इन योर प्रोफाइल. फोटोग्राफ्स लेके आइए, अच्छी सी इंफॉर्मेशन शीट बना दीजिए. सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्लाइंट आपको सिंसियरली लेगा सर. वो ये देखेगा कि आपने इस पे काम किया है. सही बात है. आप लोकेशन देख के आ रहे हो, आप गूगल देख रहे हो, आपको मार्केट का पता है, आप जगह देख के आए हो, तो इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. और कितनी स्लाइड है? 10 स्लाइड. छोटी छोटी 10 स्लाइड बना दी, 1-2 जगह के फोटोग्राफ्स डाल दिए. अगर ये अपने को DP प्लान मिल गया इसमें है तो वो डाल दिया. और एक्चुअली ये डील ही कंक्लूड होती है. लोगों को लगता है कि कोई लैंड दिखा दी, ये इधर लैंड है, उधर लैंड है, और हो जाएगी डील. ऐसा नहीं होती कोई. ऐसे नहीं होता. ये IPCs की प्रैक्टिस है कि ये सब चीजें, प्रेजेंटेशंस वगैरह, ये जो चीजें है ना, और इसके सिवा डील भी होती नहीं है. लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ मैंने 7-12 भेज दिया आपको, मैंने ये भेज दिया आपको, अरे हो गया. अभी देखिए इसमें है ना, डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या है, FSI डिटेल क्या है. अरे कल अभिजीत मेरे से किस बात पे बात करेगा? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही करना है ना, क्रिकेट ग्राउंड तो बना नहीं रहे. तो एक बेसिक चीज़ तो हो बॉस कि FSI कितनी है. आज यही किसी अनऑर्गेनाइज ब्रोकर को अगर पूछे कि अब ठीक है तुम्हें को प्लॉट दिखा रहा है, ये प्लॉट का टोटल पोटेंशियल क्या है, हाँ, वो उसको पता ही नहीं चलेंगे इसमें पोटेंशियल किस चीज के बारे में बात हो रही है. एग्जैक्टली. तो ये लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ गुड एसोसिएशंस. अगर अच्छे एसोसिएशंस में रहते थे, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहते थे, तो ये सीखने मिलता था. Correct. और वहां पे कोई पैसे नहीं मांगता आपको ये सीखने के लिए. कोई पैसे नहीं मांगता. सी ट्रेनिंग में भी मैंने बोला कि मैंने प्रॉप NAR की ट्रेनिंग्स में भी कई पॉइंट सीखे. प्रॉप में तो मिस्टर हीरानंदानी सर आए हुए हैं, NAR में हीरानंदानी सर आए हुए हैं. तो ये दे आर द कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस मैग्नेट. They will never come in an organization who is not organized, who doesn't have the potential business plan to grow or right circle of people. और महारेरा फाउंडर चेयरमैन गौतम चैटर्जी सर तो मेंटरिंग कर रहे हैं. तो मेंटरिंग कर रहे हैं प्रॉप को. बताइए कितनी बड़ी बात है ये. वरना गौतम सर को क्या काम भाई, उनको क्या लेना देना NAR और एसोसिएट. पर किस वजह से कर रहे? आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं. किशन जी, दर्शन जी, रवि जी और सीनियर NAR टीम जुड़ी हुई है. क्यों? क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जेन्यूनली
अल्टीमेटली किसके लिए वेलफेयर के लिए ही चल रहा है। वेलफेयर के लिए चल रहा है। ना मुझे पगार मिल रही, ना आपको मिल रही है, भाई वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो ये अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। एक 10 पेज का प्रेजेंटेशन बना लिया, गूगल ले ली, फोटोग्राफ्स खींचा, कल आप क्लाइंट के पास जाओ, उसको भी लगता है यार बंदा मेहनत करके आ रहा है या पूछ के आ रहा है, आधी अधूरी चीज़ लेके नहीं आ रहा है। सो 4 डूज। अनदर थिंग, अब डोंट्स में अपन देखते हैं। डू नॉट ओवर स्पीक। वॉट एवर यू नो, इफ यू डोंट नो, say clearly, sir, I'll surely come back, give me some time, and then you respond in your respective timelines. ओवर आप कमिट करने जाओगे, जैसे एक स्कूल की जगह दिखाई, तो वहाँ पे जा कर के ब्रोकर्स एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कई बार मैं पहुँचता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि कहते हैं उद्या सकाळीच ट्रांजैक्शन होना है, पर ऐसा है नहीं। वो स्टडी करेंगे, देखेंगे आसपास, फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, फिर देखूँगा क्यों वर्क करूँ। सो do not send wrong information, send right information. Do not over text, don't do over follow up, because this is not residential. मैं रेसिडेंशियल में सेल्स प्रेशर देख चुका हूँ, रहा है, होता भी रहेगा, या स्मॉल टिकट। तो इसमें आप हर बारी, मैंने देखा हर बारी आप चेयरमैन को, एडमिन हेड को, CFO को, डायरेक्टर को गुड मॉर्निंग मैसेज, मोटिवेशनल वीडियो, फनी वीडियोस, ये सब भेज रहे हो ना सर, आप अपना ही इमेज डाउन करते जा रहे हो। 2 से 3 साल लग जाएंगे उसके साथ में रिलेशन बनाने को, और 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको आपको ब्लॉक करने। सही बात है। वो बोलेगा यार ये रोज सुबह ज्ञान देने आ जाता है, रोज सुबह मोटिवेशन करने आता है, रोज सुबह फनी वीडियो भेजता है। भाई मुझे नहीं चाहिए। मेरे इसमें क्या रहता है, आई हैव टुडेज ऑलमोस्ट ऑल देयर नंबर्स, आई नेवर सेंड गुड मॉर्निंग एनी मैसेज अदर देन द रिक्वायर्ड थिंग व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। मैं कोई मैसेज भेजता ही नहीं, क्योंकि उस लेवल पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनके पास आपके जैसे सैकड़ों लोग हैं। सही बात है। उनके पास ऑर्गेनाइजेशन में 500-500 लोग काम कर रहे हैं, उनकी टीम है, उनके मैनेजर्स हैं, फिर उनके वेंडर्स हैं, और उसमें आप भी एक वेंडर हो। तो ओवर टेक्सटिंग, ओवर मोटिवेशन प्लीज डोंट डू, ओवर फॉलोअप प्लीज डोंट डू। आपने आज कुछ चीज़ भेजी है, मैं तो कई बार 15-15 दिन तक पूछता ही नहीं हूँ, फिर एक बार याद आ गया, चलो सर वो उस प्रपोजल पे बात करेंगे, हाँ ठीक है, एक काम कर, कल आ जा। वाई ही हैज कॉल्ड यू? क्योंकि आपने डेली ना उनको मोटिवेट किया, ना फनी वीडियोस भेजे, आपने सिर्फ काम की बात करी, दैट्स इट। हाँ, ऑफिस से मिलने जाओ फिर करो ना, जमाने भर की बात है, बट पहले काम की बात समराइज करो, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। ऑब्वियस है। चेयरमैन लेवल है या डायरेक्टर लेवल है या फाइनेंस लेवल पर, वो आपके साथ कंसाइज प्रिसाइज बात करेगा आपके प्रीवियस कम्युनिकेशन पे। वो यही पूछेगा यार तूने ये भेजा था, हाँ क्या बात करनी है, फटाफट मुझे पॉइंटर्स बता, तो आपके पॉइंटर्स रेडी। सही बात। एक प्रपोजल शीट बना के भेजो। लोग सिंपल टेक्स्ट ईमेल भेज देते हैं, आई डोंट डू। ईमेल आप करो तो रेलेवेंट करो। मैं जैसे शॉप्स के, घर के, बंगलो प्लॉट्स के, लैंड्स के ये ईमेल किसी भी एजुकेशनल क्लाइंट को नहीं भेजता, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए। क्रॉस सेल करना मत। हो सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नॉट अबाउट द क्रॉस सेल, शायद मैंने उसको ट्राई नहीं किया, या हो सकता है वो सक्सेसफुल हो भी जाता, बट मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। पर उसका रिस्पॉन्स ये रहा कि whenever they need certain information ना, you will be the first person to be called upon for the meeting. या डेफिनेटली वो भी रिलायबल सोर्स के पास ही जाएंगे ना, वो भी रिलायबल सोर्स के पास, अवेलेबल सोर्स के पास नहीं जाएंगे, रिलायबल सोर्स के पास Exactly. अवेलेबल। ये लोगों को यही गलत फहमी है कि अवेलेबल सोर्स के पास आता है। नहीं, नॉट अवेलेबल सोर्स, रिलायबल सोर्स के पास आता है। तो वो आपको कॉल में मीटिंग के लिए बुलाएंगे। कई बार आई हैव एक्चुअली सेट मीटिंग एट 11:30 नाइट, बिकॉज दे गॉट टाइम। 10:30 बज रही है, तू आ जा, मिल लेते हैं। 11, 11:30, 12 बजे तक मीटिंग चल रही। रात को 2-2 बजे तक मैंने अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग पढ़ी है। अभी यहाँ से जाना है, 2 और अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग पढ़नी है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ रात में? मुझे अपना नींद खराब करने का कोई शौक नहीं है। कल कुछ क्वेरी आएगी तो वो आपको पे इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको रिजॉल्व।
बड़े ट्रांजेक्शन ऐसे ही होते हैं, मैंने खुद ने ऐसे ट्रांजेक्शन देखे कि 15 मिनट एयरपोर्ट पे जाके 15 मिनट के डिस्कशन में कस्टमर्स है ना 150 करोड़ के ट्रांजेक्शन कर जाते, ठीक है, और वो भी खड़े खड़े एयरपोर्ट पे वहाँ पे प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ें, और वो बात खत्म हो गई और ट्रांजेक्शन डन हो गए। बस तो वहाँ पे वो लोग यही देखते कि अवेलेबल ब्रोकर्स के पास नहीं जाते, वो रिलायबल ब्रोकर्स के पास जाते हैं। पहले वो समझता है क्या उस चीज़ को, वो एक चीज़ है। फिर आपका प्रेजेंटेशन ठीक, कम्युनिकेशन ठीक, ओवर टेक्सटिंग आप ना करें। फिर ओवर एक्सपोजर एज इन व्हेन आई एम सेइंग ओवर एक्सपोजर ऑफ द लोकेशन नहीं करें। भाई उसको पता है ये नरीमन पॉइंट नहीं है, ये थेम्स रिवर लंदन की जगह नहीं है, यहाँ पे ताजमहल नहीं आने वाला भाई। और तू ताजमहल मत देखा है। सही बात है। यहाँ पे लंदन की रिवर नहीं बह रही है, थेम्स रिवर जिसका ब्यूटीफुल व्यू है, ये भाई हिंजवाड़ी है, ये वाघोली है, ये कराड़ी है। तो तू वो बात कर कि जो उससे रिलेटेड है। वो वहाँ पे कोई 10 लाख रुपए साल की फीस नहीं लाएगा भाई, वो वहाँ पे 1,00,000-1,50,000 की लाएगा। तो तू वो बात कर कि सर इसकी पोटेंशियल ये है। मैंने अभी एक ट्रांजेक्शन्स में देख रहा था, वो ऐसा बताने लगा मेरे क्लाइंट को कि वो क्लाइंट खुद बोलता, बोले मैं थोड़ी और बात रह गई वरना यहाँ पे ताजमहल आ ही जाता है। ना हाँ बात तो सही है सर, एक 5 स्टार होटल भी रह गया है। बोले बोला ना वो 5 स्टार होटल सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही आ रहा है। बोले अपने को क्या लेना देना 5 स्टार होटल से, ये बता था कि यार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और 4 आ रहे हैं, तो अपने को समझ में आता। देखो आप ये नहीं सोच सकते, क्लाइंट्स आपको बाद में फीडबैक देते हैं। डू नॉट ओवर टॉक, जो है सर आपको भी दिख रहा है, बिल्डिंग ही तो है, इनविजिबल कोई चीज़ तो है नहीं। मुझे एक और जानना है फाइनली, हाँ जी, आपकी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करके जाइए। सक्सेस स्टोरी में चलिए मैं रिसेंट अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड दिस आई वॉज डूइंग विथ 3 prominent brand actually we have done. 2 in Hinjawadi we have done, and 1 in near Kondwa we are doing, which is also on the verge. तीनों स्कूल क्लाइंट्स है, डिफरेंट है, तीनों पुणे बेस्ड है। ओके, कोई पैन इंडिया बेस नहीं है। और तीनों जगह हमने तकरीबन 1.5 लाख फुट के कैंपसेस दिए हैं। किसी जगह 1,25,000 है, किसी 130 है, किसी जगह 145 है, किसी जगह 160 है। सो ऐसे तकरीबन 4.5 लाख फुट का है। तो हिंजवाड़ी में उन ट्रांजेक्शन्स को कंक्लूड करने में मुझे ऑलमोस्ट 4 to 6 months लगा। अच्छा, क्यों? जो मैंने बताया, स्टडी, अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, प्लानिंग, बिल्डिंग प्लान, सैंक्शनिंग, कमर्शियल नेगोशिएशन, फंडिंग आएगी कि नहीं आएगी, लॉयर्स मीटिंग, प्रपोजल प्रेजेंटेशन, मार्केट सर्वे, एवरीथिंग डन सिंगल हैंडेडली। ग्रेट। तो अभी 2 prominent डेवलपर्स के साथ में हमने क्लोज किया है। हिंजवाड़ी में 2 क्लोज किए हैं, अगेन 2 campuses, local brands, they are very happy. Another transaction we are just registering in the month of December, which is near Kondwa, again with a local brand. Prominent pan India brands नहीं थे, तो हमने उनको right pricing भी दी। See, they need funding. उनको नहीं बोला था कि मयंक हम प्रोमिनेंट पैन इंडिया ब्रांड नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि आप बोलोगे 50 करोड़ कर दो, नहीं है। तो मैंने डेवलपर्स से भी बात करी। मैं सर इनका बैकग्राउंड अच्छा है, लोग अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, आप खुद कैंपस विजिट करो, खुद ट्रस्टीज से मिलो, प्रमोटर से मिलो। सो डेवलपर ऑल्सो गॉट अंडरस्टूड कि यार नॉट नेसेसरीली कि मैं हर बार पैन इंडिया प्रोमिनेंट ब्रांड के पास ही जाऊँ, because they are not overcommitted. They have 2 campuses, some has 3 campuses, one has 4 campuses, but they are genuinely doing good. किसी के पास 2,500 बच्चे, किसी के पास 5,000, किसी के पास 8,000 है, पर एटलीस्ट ये तो नहीं है कि उनके पास डेट 200 करोड़ की है। बराबर है। So they are very happy. So in all 3 local brands of Pune we have concluded, and there are requirements in Pune, like my almost media spent is always 0 as far as the BD is concerned. मुझे शायद मैजिक ब्रेक्स और ये सब यूज़ किए हुए सालों हो गए, अकाउंट किए हुए। तो विदाउट मीडिया स्पेंट वी हैव अ पोटेंशियल पाइपलाइन एट द लाइव रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर 2.5 million, 25 लाख स्क्वायर फीट। ग्रेट। in education. Another vertical we are exploring and now which we have got the requirements is co-living and industrial. ओके, So by next year onwards we'll start exploring this. तो थोड़ा स्कूल का बर्डन कम करके
इंडस्ट्रियल और को लिविंग में काम करेंगे, क्योंकि ये भी एक अपकमिंग है ग्रेट. this way. So at the end, I would like to say to all the real estate fraternity people that please become a member of an organized association like Prop, NAR India. Please follow the instruction and the notifications of MahaRERA. Take the training, do the certification, it is beneficial for you. I have done it for myself on time. I am doing it for my wife on time. I am doing it for my brother on time. I don't require to have 3 certificates, but since they are doing it, so better to take the training. मुझे NAR नहीं ट्रेनिंग दी, उसी के बेसिस पे क्लियर हुए. मेरे वाइफ को भी NAR नहीं ट्रेनिंग दी, उसी के बेसिस पे आगे बढ़ रहे. ब्रदर को भी दी, उसी के बेसिस पे आगे कर रहे हैं. So don't be ignorant to all the realtors of Pune. Don't be ignorant about MahaRERA norms, SRO norms, and it will be a positive, beneficial thing for you to get associated with associations like us and follow the norms of RERA. And surely and gradually you will come in the system and you will have your success. Stay for a long time. Yes. And thank you so much Thanks, Abhijit, for Mayank. all your time. अच्छे काम करते रहो, बार बार बुलाते रहो. पक्का अगली बार आपके 2 वर्टिकल जब आप चालू करेंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हमें जानना है. ठीक बात. तो एक बार गाने बजाने के शौक के लिए भी करते हैं. पक्का करते हैं. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. सेम है Abhijit. थैंक यू.